हेलो एवरीवन, दिस साइड पूजा। आज है हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में फेयर्स का ही पार्ट 1 था। आज फेयर्स पढ़ने वाले हैं हम, बचे हुए हमारे जितने भी रिमेनिंग है प्रिंसिपल्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 9th प्रिंसिपल से 8 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके पहले वो वीडियो देखिएगा तब इस पे आइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फेयर, जो हम ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यहाँ मैनेजर्स हैं और ये सारे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और वर्कर्स हैं, या अलग अलग तरीके के फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, एनी वन दे कैन बी। सो स्केलर चेन क्या बोलती है कि एक चेन होनी चाहिए। जैसे मान लो ये 1 पर्सन है, ये पर्सन का नाम 1 है और उसको C पर्सन से बात करनी है। सो वो कैसे बात करेगा, क्या चेन होगी? 1 2 3 4 5 ZED एंड C। मतलब ये एक चेन है जो ऊपर तक चलेगी, फिर Z से जाएगी ये C की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से बात होगी हमारी स्केलर चेन में, जो कि बोलता है कि टॉप से बॉटम तक बात होनी चाहिए और बॉटम से टॉप तक। और कभी कभी क्या होता है, अर्जेंसी सिचुएशंस हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशंस। जैसे मान लो यहाँ पे ई को करनी है सी से डायरेक्टली बात, या हमने कोई एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल में ई था और यहाँ ओ था, उसको डायरेक्टली बात करनी है, कुछ इमरजेंसी है तो वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो फिर हम उसको क्या नाम दे देंगे? गैंग प्लैंग। गैंग प्लैंग मतलब हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारा गैंग प्लैंग। आगे आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑर्डर। नाम से ही पता लग रहा है मतलब कि हर चीज़ को, एवरी मटेरियल एंड एवरी पर्सन शुड बी इन इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस एंड एट टाइम। पीपल को कैसे हम रखेंगे अप्रोप्रिएट प्लेस पे? इसका मतलब ये है, जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन में भी पढ़ा था कि जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है, जो जिस काम को करने में निपुण है, उस पर्सन को उसी काम को करना चाहिए, ना कि किसी और काम को करना चाहिए। और मटेरियल का भी यही है कि हर कुछ तरीके का एक ऑर्डर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए चीज़ों को रखने का। अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको रखना चाहिए और सही जगह पे उसको रखना चाहिए, और एफिशिएंसी भी उसकी फिर क्या निकलेगी हमारी, बेस्ट तरीके से वो काम होगा। ठीक है, इफ़ देर इज़ नो फिक्स प्लेस, अगर कोई फिक्स प्लेस नहीं होगी किसी चीज़ की, अगर होगी फिक्स प्लेस होगी, दैन देयर विल बी नो हिंड्रेंस, मतलब फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस और फैक्ट्री। बट अगर फिक्स प्लेस नहीं होगी हमारी तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। जैसे घर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपनी कोई बुक कहीं रखते हैं, कोई बुक किसी रूम में रखते हैं, कोई कहीं रख देते हैं कोई चीज़, तो एन मोमेंट पे जब ज़रूरत होगी चीज़ की तो वो आपको नहीं मिलेगी और बहुत हौच पौच और क्योस का सिचुएशन बन जाएगा। सो यही मीनिंग हम ऑर्गेनाइजेशन में भी देते हैं, और यही काम ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए कि अगर तुम प्रोडक्टिविटी बेस्ट चाहते हो, एफिशिएंसी बेस्ट चाहते हो, चीज़ को उसकी जगह पे सही तरीके से रखो। ओके, इक्विटी पे आ जाते हैं अब हम। इक्विटी भी रेम्यूनरेशन की तरह है, बस रेम्यूनरेशन तो एम्प्लॉयज़ में हमें सैलरी देनी चाहिए थी, इक्विटी से यहाँ पे हमें बिहेव करना है। इक्विटी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस के साथ, फेयरनेस के साथ एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करना चाहिए हमें। ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ एंड नेशनैलिटी, कोई भी किसी भी तरीके की क्या नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे एम्प्लॉयज़ इक्वल हैं और उनको फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल पे। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब है, मैंने बोल्ड मार्क कर दिया है, एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को निकाल देना अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपनी फर्म से। कम होना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। अब देखो, जिस पर्सन ने आज कोई काम ज्वाइन करा और वो 1 साल तक रहा उसमें, ठीक है, और फिर उसको बीच में निकाल दिया और किसी और को लेकर आ गए, तो इसने जो एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन किया होगा वो सब तो इसका भी वेस्ट हो जाएगा, और इससे लॉस किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा ना। तो इसमें यहाँ पे इस प्रिंसिपल का मतलब यही है कि तुम जब सिलेक्ट करते हो पर्सनल को, ह्यूमन को, जब तुम सिलेक्ट करते हो तो उसको रिग्रेस प्रोसीजर से करो।
हर तरीके का उसका टेस्ट लो, उस पोस्ट के लिए हर तरीके से उसको जांचो परतो, लेकिन जब तुम एक बार उसको रख लो ना तो फिर उसको निकालो मत, क्योंकि फिर उससे उसका भी नुकसान होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो बंदा वहाँ है तो वो उसके लायक है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए ह्यूमन फोर्स की, एम्प्लॉयज़ को ऐसे नहीं निकालना चाहिए। यही हमारा हो गया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। और उनका एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एक टाइम भी फिक्स्ड होना चाहिए उनकी पोस्ट और पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे 60 ईयर्स तक है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स तो 60 तक रहो, एक फिक्स टेन्योर हो जाता है, फिर वो ऐसे ही होना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि वर्कर्स को, सारे जो वर्कर्स हो गए, फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, उनको भी तुम्हें एंकरेज करना चाहिए, मैनेजर्स को उनका उत्साह बढ़ाओ कि वो भी अपने व्यू पॉइंट्स रखें, वो भी अपने न्यू आइडियाज़ लाएं, ठीक है। अपने व्यूज़ दें, अपने ओपिनियंस दें, अपने प्लान्स बताएं, ठीक है। कीवर्ड्स हैं, ये लिख लेना, केस स्टडीज़ में बहुत काम आते हैं ये सब, ठीक है। जिसका मिस हो जाता है वो पॉज करके देख लिया करो फिर दोबारा। एंकरेज करना चाहिए वर्कर्स को बाय द मैनेजर्स, डेवलप करने के लिए नए नए प्लान्स, आइडियाज़, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है, बट इट डज़ नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये नहीं है वर्कर खिलाफ चला जाएगा अपने ओनर के, नो। इसका मतलब ये है बस उनका उनका सुनो, उनकी बात सुनो, उनकी क्या आइडियाज़ हैं। हो सकता है कि मैनेजर जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हों वो लोग हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दें। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ आइडिया हो कि वो अपने वर्क के थ्रू कुछ इनोवेटिव करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा दे। तो इनिशिएट करना चाहिए उन लोगों को भी, वर्कर्स को इनिशिएट मतलब खुद से आगे बढ़ के कोई काम करना। और मैनेजर्स को एंकरेज करना चाहिए कि भाई आओ तुम भी इस कंपनी के पार्ट हो, बताओ हमें क्या सलाह मशवरा करो, सजेशंस दो। तो यहाँ यही है, सजेशंस, गुड कंपनी सजेशन लेती है अपने किससे, एम्प्लॉय सजेशन मांगती है, और जिससे क्या रिजल्ट होता है, जो उनकी कॉस्ट है वो कम लग जाती है और फिर वो उन्हें रिवॉर्ड भी किया जाता है, किसको, वर्कर्स को। ऑल राइट, लास्ट एंड द सबसे मज़ेदार, एस्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब है सिंपली यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एक से बेहतर सारे, ठीक है। यहाँ पे आई को रिप्लेस करना है हमें वी से, सिंपल है ना। टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी, हार्मनी मतलब होता है हमारा पीस, शांति बनी रहनी चाहिए हमेशा। टीम स्पिरिट साथ लेके हमें चलना है, म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना है हमें एम्प्लॉयज़ के अंदर, बिलोंगिंगनेस, एक कॉम्पिटिटिव भावना नहीं रखनी है, टीम की तरह टीम बन के काम करना है, टारगेट्स अचीव करने हैं और ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे पहुंचाना है। इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे 14 प्रिंसिपल्स आज। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं हम, नेक्स्ट सेशन आएगा जल्दी। एनसीईआरटी की पीडीएफ एंड इस सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स अबाउट द वीडियोज़। If you like the video, like, share and subscribe. Thank you.